हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी जो वीडियो है ये 9th और 11th क्लास के लिए होगी। इसके अंदर हमने जो चैप्टर चला रखा है उसका नाम है अपवादंतर, और इस अपवादंतर में हमने गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र कंप्लीट कर लिया है। उसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं, उसको पढ़ चुके हैं हम। आज हम पढ़ने वाले ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भाई, ठीक है। तो मैं शुरू करता हूँ अपना टॉपिक। देखिए भाई, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये जो नदी है ना, सबसे पहले बात करेंगे कि ये नदी निकलती कहाँ से है। ये नदी निकलती है तिब्बत में भाई। आप लोगों ने सिंधु नदी के बारे में पढ़ा होगा, तिब्बत में पढ़ा था हमने कि को मानसरोवर झील है, पढ़ा था। मानसरोवर झील के अगर मैं पश्चिम की बात करूँ ना, तो पश्चिम में निकाली थी हमने सिंधु नदी। मानसरोवर झील के पूर्व की बात कर रहे हैं हम। मानसरोवर झील के पूर्व में है ना एक ग्लेशियर है, एक हिमनद है, उसका नाम है चेमयुंगडुंग। चेमयुंगडुंग, ठीक है, ध्यान से देखना एक बार। चेमयुंगडुंग हिमनद ग्लेशियर, ठीक है, कहाँ पर है ये हिमनद या ग्लेशियर? है तिब्बत के अंदर, ठीक है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के पास में चेमयुंगडुंग हिमनद से निकलती है, ठीक है। अब अगर इससे आगे बात करें हम, तो यहाँ पर कहता है कि ये निकलने के बाद है ना ये पूर्व की तरफ चलना शुरू कर देती है, ठीक है। और हिमालय पर्वत जो श्रृंखला है, हिमालय जो पर्वत श्रेणी है ना, उसके बिल्कुल समांतर चलती है, ठीक है, उसके बिल्कुल समांतर चलती है ये, ठीक है। और उसके बाद आगे चलने के बाद ये भारत में प्रवेश करते हैं। इसको मैप में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो जानने वाली बात क्या है, ये तिब्बत का जो पठार है, जो शुष्क पठार है, उसके अंदर से बहती है। तिब्बत के शुष्क पठार के अंदर से बहती है। उसके बाद ये उद्गम हो गया इसका। इसकी कुल लंबाई कुछ बुक के अंदर 2900 किलोमीटर दे रखी है, और जब हम इसकी विकिपीडिया को चेक करते हैं तो उसके अंदर 3080 किलोमीटर इसकी लेंथ दे रखी है, ठीक है। लेकिन हम एनसीईआरटी को देखेंगे 2900 किलोमीटर। उसके बाद आगे कहता है भाई, ये जो है ना किन देशों से निकलती है? तो तिब्बत जो है अब किस प्रशासनिक देश के नीचे आता है? अगर हम बात करें तो चीन, ठीक है। चीन के बाद ये भारत में प्रवेश कर जाती है। भारत के बाद है ना ये बांग्लादेश में चली जाती है भाई। और बांग्लादेश में हमने पहले ही पढ़ा है कि गंगा नदी जो एंट्री करवाई थी हमने, उसके साथ मिलकर के फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जहां पर ये सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा भाई, ठीक है। उसके बाद यहां पर बात करते हैं इसके अपवा क्षेत्र की। इसका कुल अपवा जो क्षेत्र है ना, वो तो है 5,80,000, ठीक है, 5,80,000 इसका वर्ग किलोमीटर भाई, ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर कुल अपवा क्षेत्र हो गया। अगर भारत में देखें, भारत में तो भारत में आता 1,94,413 वर्ग किलोमीटर भाई, ठीक है। ये इसका क्या है? ये हो गया इसका अपवा क्षेत्र। अब बात करते हैं इस नदी की, तो देख लेते हैं एक बार मैप के अंदर, ठीक है। ये देखिए भाई, मैप शुरू करते हैं हम। देखो मैप में है ना, मैंने पहले वाला मैप लिया ताकि हम लोगों को ये पता चलता रहे कि हिमालय की जो नदी तंत्र है ना, उसका आखिरी पोर्शन है ये। एक बार इस कंप्लीट मैप को देख लो। ये ब्लैक कलर में जो दिखा रखा है ये कौन सा है? ये सिंधु नदी तंत्र है, ठीक है। ये जो ब्लू कलर में है ये हमने पढ़ा था गंगा नदी तंत्र में। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जो कि इसी के अंदर समझेंगे भाई, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये हमने मानसरोवर झील बनाई है। यहाँ पर, यहाँ से हम इसको निकालेंगे, उस हिमनद का नाम होगा चेमयुंगडुंग हिमनद, ठीक है। यहाँ से निकलती है। यहाँ से निकलने के बाद ये इस पर्वत श्रृंखला जो ट्रांस हिमालय है उसके बिल्कुल समानांतर बहते हुए ये जो नदी है ये आगे चल करके अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। उसके बाद कहता है कि अरुणाचल प्रदेश में हिमालय का सबसे आखिरी जो पर्वत है, जिसका नाम हमने पढ़ा था नामचा परवा पर्वत। नामचा परवा पर्वत जो है ना, उसके साथ में युवाकार की आकृति बनाते हुए एक गोर्ज का निर्माण करती है। गोर्ज का मतलब यहाँ पर होता है कि जब कोई भी जो क्षेत्र होता है जो नीचे धंस जाता है, जो कट जाता है ना, नदियों के द्वारा काटा जाता है, मान लो ये और ये, तो इसका बीच वाला जो धरातल है जिसके अंदर से बह रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे गोर्ज, ठीक है। गोर्ज या महाखंड इसके अंदर से ये बहती है। तो नामचा परवा जो पर्वत है ना, उस नामचा परवा पर्वत के पास युवाकार की आकृति बनाते हुए ये जो एक गार्ज का निर्माण करती है, और गार्ज के निर्माण से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते हैं भाई। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ये जो नदी है ना,
ये नदी आगे चल करके फिर प्रवेश करती है असम के अंदर, ठीक है। असम में बहने के बाद, असम में बहती रहेगी, उसके बाद ये प्रवेश करेगी बांग्लादेश में। ये बांग्लादेश की सीमा है यहाँ पर, ठीक है। ये जो है ये बांग्लादेश की सीमा है ये, ठीक है। तो बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करती है और बांग्लादेश में फिर किसके साथ मिल जाती है, जो गंगा की एक धारा जिसने बांग्लादेश में प्रवेश किया था उसके साथ मिलकर के ये यहाँ पर गिर जाती है, और जहाँ पर किसका निर्माण होता है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। क्लियर है। यहाँ से निकलेगी मानसरोवर झील के पास चेमयुंगडुंग हिमनद से निकलती है, उसके बाद हिमालय के समानांतर बहते हुए ये नामचा बरवा जो पर्वत है ना भाई, उस नामचा बरवा पर्वत के साथ में यू आकार की आकृति बनाते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद असम में आती है और असम में जाने के बाद बांग्लादेश में चली जाती है और गंगा के साथ मिलकर के ये जो है अलग पर्वत श्रेणी का सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है बंगाल की खाड़ी में गिर करके। बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसमें यहाँ पर एक देख लो क्वेश्चन बनता है कि तिब्बत में है ना इस नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं, सांगपो नदी, ठीक है। सांगपो नदी के नाम से इसको तिब्बत के पठार के अंदर, तिब्बत वाले क्षेत्र में इस नदी को यहाँ पर इस नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पर कहता है जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है ना तो इस नदी को यहाँ पर दिहांग कहते हैं, दिहांग, ठीक है। दिहांग के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि ये जो है आगे चल करके कि इसकी जो सहायक नदी है ना उनके बारे में जानेंगे। तो सहायक नदियों को याद करने के लिए है ना हम क्या करेंगे, इनको दो हिस्सों में बांट देते हैं। जिस प्रकार हमने गंगा नदी की बांटी थी सहायक नदियाँ, एक थी हमने पढ़ी थी दाएं तट से। दाएं तट का मतलब यहाँ पर क्या है भाई, आप लोगों को पता होगा, राइट हैंड साइड से जो एंट्री करती है, और उसके साथ में यहाँ पर लिखा जाएगा उत्तर दिशा की ओर से, ठीक है, उत्तर दिशा की ओर से। और दूसरा हमने पढ़ा बाएं तट से, ठीक है, बाएं तट यानी कि दक्षिण की ओर से इसके साथ से किसका संगम होता है। तो हम सबसे पहले दाएं तट को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आती है सुबनसिरी, मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, सुबनसिरी। दूसरा फिर हम पढ़ेंगे इसके अंदर, दूसरी नदी यहां पर आएगी कामेक्स पढ़ेंगे भाई, पहले हम कामेक पढ़ेंगे, ठीक है, दूसरी कामेक आएगी। तीसरी यहां पर हम पढ़ने वाले हैं जो है वो मानस है, ठीक है। नंबर 4 जो होगी अपनी वो संकोच होगी, ठीक है। और नंबर जो 5 होगी वो होगी अपनी तीस्ता, ठीक है। ये जो है उत्तर दिशा की तरफ से, यानी कि इसके जो उत्तरी जो भाग होगा नदी का, जो ब्रह्मपुत्र नदी का, या दाया जो भाग होगा वहां से ये नदियां इसके अंदर मिलती हैं। तो चलिए इसमें देख लेते हैं एक बार मैप के अंदर। देखो भाई यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे सुबनसिरी की, ठीक है। तो सुबनसिरी जो है ना अरुणाचल प्रदेश के अंदर से निकलती है भाई, ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश है, सुबनसिरी यहाँ से निकलेगी, सॉरी यहाँ से निकलेगी, तो इसका बाएं तट हो गया, ऊपर से निकलेगी यहाँ से, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से। और यहाँ से निकल करके ये अरुणाचल प्रदेश में आने के बाद इसके साथ यहाँ पर असम में आने के बाद इसके साथ मिल जाएगी सुबनसिरी, ठीक है। और ये जो यहाँ पर मिलती है वो जगह है लखीमपुर, ठीक है। तो ये सुबनसिरी है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर से निकलती है और यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी नदी, सहायक नदियों में शामिल है, ठीक है, इसके साथ में मिल जाएगी। उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा कामेग। कामेग जो है अरुणाचल और तिब्बत का जो बॉर्डर है ना वहाँ से निकलती है, अरुणाचल तिब्बत बॉर्डर के साथ में, ठीक है, कामेग निकलती है। और ये जो है असम होते हुए डायरेक्ट, और इसके साथ में यहाँ पर बांग्ला जो अपनी जो नदी है ये ब्रह्मपुत्र नदी, मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ इसको, यहाँ पर देखिए इसके साथ में मिल जाती है, इसका नाम है कामेग, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी हमने पढ़ी वो मानस। मानस जो है तिब्बत के अंदर ही निकलने वाली एक सहायक नदी है जो भूटान होकर के फिर असम में आती है भाई, ठीक है। तो भूटान और तिब्बत का जो बॉर्डर है यहाँ से निकलेगी और यहाँ से ये देखो भूटान देश है ये, ठीक है ना, ये भूटान देश है, भूटान देश की यहाँ से निकलेगी। यहाँ से निकलने के बाद ये नदी भूटान को क्रॉस करके फिर असम राज्य में आएगी और असम में आने के बाद ब्रह्मपुत्र के साथ में मिल जाती है, ठीक है भाई, ब्रह्मपुत्र के साथ में ये मिल जाएगी। उसके बाद आती है संकोच नदी। संकोच नदी निकलती है भूटान के अंदर से, ठीक है, जो भूटान का उत्तरी पोर्शन है, ऊपरी भाग है, यहाँ से निकलती है संकोच नदी। और उसके बाद जो है ये असम पश्चिम बंगाल का बॉर्डर बना जो है ना उसके साथ बहेगी,
भूटान को क्रॉस करने के बाद असम और पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर है वहाँ से बहने के बाद ये जो है बांग्लादेश और असम के बॉर्डर के साथ साथ बह करके और किसके साथ मिल जाएगी, ये मिल जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी के साथ। ठीक है, तो ये हो गई अपनी संकोच नदी, सुबनसिरी, कामेग, उसके बाद हमने पढ़ा मानस और उसके बाद हमने पढ़ा संकोच। एक नदी रहेगी, 4 हो गई है। 5वीं है हमारी तीस्ता नदी। तीस्ता नदी जो है ना भाई, ये निकलती तिब्बत के अंदर, एक नितामू झील है तिब्बत में, वहां से निकलती है। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर हम बनाते हैं इसको। ठीक है, यहाँ से ये सिक्किम है भाई, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सिक्किम है, ये सिक्किम है। ठीक है, नेपाल और भूटान के बीच में यहाँ पर ये निकलती है। उसके बाद ये क्या करती है, ये सिक्किम के अंदर बहेगी। सिक्किम में बहने के बाद दार्जिलिंग वाला जो पोर्शन है वहां पर बहती है, और दार्जिलिंग वाले पोर्शन के साथ में ना ये प्रवेश करती है, फिर बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है, दार्जिलिंग के पोर्शन के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद जो है ये नदी जाकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ठीक है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिल गई तीस्ता नदी। आगे बात समझ में। ठीक है, इस नदी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि 1787 से पहले ना, 1787 में बाढ़ आई थी। उस बाढ़ से पहले ये गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी, लेकिन उस बाढ़ के बाद है ना इसने अचानक से अपना मार्ग बदल लिया। अभी ब्रह्मपुत्र नदी की क्या बन गई, सहायक नदी बन गई है। ठीक है, इसके बारे में ये ध्यान में रख लेना। ये है हमारी जो उत्तरी जो भाग है और दायां तट, क्योंकि अगर हम इस तरफ खड़े होकर के यहाँ पर देखेंगे तो राइट हैंड साइड होगा और लेफ्ट हैंड साइड होगा। ठीक है, तो ये जो होंगे राइट हैंड लगा लीजिए, या फिर आप जो है नॉर्थ साइड, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ से इससे मिलने वाली सहायक नदियां भाई। उसके बाद एकदम बाया तट वाली जो नदियां हैं उनका नाम लिख लेते हैं एक बार। बाया तट में सबसे पहले आती है दिबांग। ठीक है, नंबर 2 है लोहित। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 है दिहिंग। नंबर 4 आएगा इसमें धनसिरी, और नंबर 5 है बराक। ठीक है, तो सबसे पहले हम दिबांग को देखते हैं भाई। नाम देख लो एक बार दोबारा, दिबांग, लोहित, दिहिंग, धनसिरी और बराक। ठीक है, तो सबसे पहले हम दिबांग को देखते हैं। दिबांग जो है ये नदी अरुणाचल के अंदर से इसका जन्म होता है। ठीक है, अरुणाचल तिब्बत बॉर्डर के ऊपर ये अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ से लेकर के और ये यहाँ तक, ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा। ये वाली जो है ना ये पेन चल रहा है, ये असम और अरुणाचल को अलग करने की सीमा है दोनों की। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं हम। इसमें देखिए यहाँ पर मैं ब्लू पेन का यूज कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें जो है दिबांग अरुणाचल और तिब्बत बॉर्डर से, यहाँ पर अरुणाचल और तिब्बत बॉर्डर से निकलती है। ठीक है, और यहाँ से बहने के बाद ये कहाँ पर आएगी, ये आती है आगे चल करके असम के अंदर प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर मिल जाती है भाई। ठीक है, ये हो गई अपनी दिबांग। अरुणाचल तिब्बत बॉर्डर से निकलती है, और उसके निकलने के बाद जो है ये किस में मिल जाएगी, ये मिल जाएगी अपने ब्रह्मपुत्र नदी में। उसके बाद बात करते हैं लोहित। लोहित जो है ये भी अरुणाचल तिब्बत सीमा के साथ में निकलती है। ठीक है, और यहाँ से निकलने के बाद ये भी असम में जाएगी, और असम में जाने के बाद ये जो है ये भी ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर मिल जाती है। ठीक है, तो लोहित भी हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं दिहिंग, तीसरी अपनी जो सहायक नदी है उसकी बात करते हैं। जो तीसरी जो सहायक नदी है अरुणाचल प्रदेश के मध्य में से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश का जो ये सिरा है इस साइड से निकलेगी ये। ठीक है, यहाँ से निकलने के बाद जो ये नदी है ना बहुत अधिक घूम फिर करके चलती है, यानी कि घूमती हुई चलती है ऐसे सर्पाकार अवस्था में। और ये जो है ना इस प्रकार बहती है ना, इसके कारण यहाँ पर ना बहुत सारी गोखुर झील का निर्माण करती है। गोखुर झील का निर्माण करती है भाई। गोखुर झील के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है ये इसके अंदर फिर आके चलकर किस में मिल जाएगी, असम के अंदर ही ये किस में मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर मिल जाती है। ये इसकी तीसरी सहायक नदी है जो हम बाएं तट की तरफ से पढ़ रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं धनसिरी। धनसिरी जो है नागालैंड के अंदर से निकलती है। नागालैंड में एक लेसांग चोटी है, वहाँ से निकलती है, नागालैंड है। ठीक है, यहाँ से लेसांग चोटी से निकलती है, और यहाँ से निकलने के बाद ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ठीक है,
ये है अपनी दिहिंग। शुरू करें, दिबांग, लोहित और यहाँ पर आ गई हमारी दिहिंग। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। नंबर जो 4 है अपना, वो है भाई धनसिरी। ठीक है, धनसिरी को शुरू करते हैं। धनसिरी देख, सॉरी भाई ये धनसिरी थी, है ना, कन्फ्यूजन हो गया यहाँ पे, ये धनसिरी ही है भाई। ठीक है, नंबर 5 बात करते हैं अपनी बराक। बराक जो है नागालैंड और मणिपुर जो सीमा है, नागालैंड मणिपुर सीमा यहाँ से निकलती है। यहाँ से निकलने के बाद ये पूरे मणिपुर को ऐसे क्रॉस करेगी। इसको क्रॉस करने के बाद जो है ना, ये फिर जो असम और जो मणिपुर का जो बॉर्डर है उसके साथ बहती हुई फिर उसके बाद असम के अंदर प्रवेश करती है। असम के अंदर प्रवेश करने के बाद फिर ये बांग्लादेश में प्रवेश करेगी। और कहता है ढाका के दक्षिण में, ये ढाका है, ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, उसके दक्षिण में ये किसके साथ मिल जाती है, ये मिल जाती है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के साथ। और बांग्लादेश में इसको ना सुरमा नदी के नाम से जाना जाता है, सुरमा नदी। ठीक है, बराक नदी यहाँ नागालैंड और मणिपुर जो सीमा है यहाँ से निकलती है। उसके बाद ये मणिपुर को बीच में से क्रॉस करती हुई फिर असम और मणिपुर का जो बॉर्डर है उसके साथ में बहती हुई, उसके बाद असम और फिर उसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश करके ये ढाका के साथ में दक्षिण में किसके साथ मिल जाएगी, ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिल जाएगी। ठीक है, तो ये थी अपनी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और उसकी सहायक नदियां भाई, जिनके बारे में हमने पढ़ा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो को ध्यान से देखिए एक बार और उसके बाद एक बार अपनी बुक का सहारा लीजिए, खुद भर करके देखिए मैप के अंदर। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू।